गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, उसी से आगे का अध्ययन आज हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका पेज नंबर 3। कल हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसके बाद में हमने राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में पढ़ा। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष के बारे में भी पढ़ा। उसी क्रम को आज हम जारी रखेंगे और संसाधनों के विकास के बारे में चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। संसाधनों का विकास, पेज नंबर 3। ये देखिए, आज का टॉपिक है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन व्यापन के लिए अति आवश्यक हैं, जरूरी हैं। मनुष्य के जीवन के लिए क्या है? संसाधन जरूरी। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, और हमारा जो जीवन है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन जरूरी है। न हमारा जीवन है जो नीरस हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। संसाधनों के अभाव में जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, और ये जितने भी संसाधन हैं वो हमारे को किसने प्रदान किए हैं? प्रकृति ने। प्रकृति की तरफ से ये हमारे को उपहार हैं, प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, और अंधाधुंध अर्थात मनुष्य ने जो भी संसाधन हमको प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग कैसे किया है? अंधाधुंध तरीके से किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई है। अंधाधुंध से तात्पर्य है कि मनुष्य ने जितने भी संसाधन प्राप्त हुए हैं उनका सही उपयोग न करके उनका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही किया है। दुरुपयोग में उनको वेस्टेज किया है, उनको वेस्ट किया है, बेकार किया है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हमको जल प्राप्त होता है, जल का एक तो अपन सदुपयोग करें, अच्छे कार्य में उपयोग करें, और एक बेकार में ही हम जल को बहाते रहें और अनर्गल कार्यों में उसको हम यूज में लें, तो वो है उसका गलत उपयोग, उसका अंधाधुंध उपयोग। अब कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधनों का ह्रास किया है। ह्रास यानी उनका इतना उपयोग किया है, उनको इतना वेस्ट किया है कि संसाधन क्या हो गए? कम हो गए हैं। संसाधनों का ह्रास हुआ है, उनमें कमी आई है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। तो जिनके पास संसाधन है वो अमीर हो गए, और जिनके पास संसाधन नहीं है वो क्या हो गए? गरीब हो गए। तो इस प्रकार से संसाधनों के अभाव में समाज में दो वर्ग बन गए हैं। एक संसाधन प्राप्त या संसाधन जिनके पास है, संसाधन संपन्न व्यक्ति, संसाधनहीन व्यक्ति। तो जो संपन्न व्यक्ति है वो अमीर है, धनवान है, और जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वो कैसा व्यक्ति हो गया है? वो गरीब व्यक्ति हो गया है। इसके बाद में संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन। वैश्विक पारिस्थितिकी का मतलब है कि जो हमारा पर्यावरण है वो असंतुलित हो गया है, और इस असंतुलन में कई समस्याएं सामने आई है। जैसे पहला है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है? भूमंडल का ताप लगातार बढ़ रहा है। ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत अवक्षय से का मतलब है ओजोन परत में एक बड़ा छेद हुआ है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे तक आने से रोकता है। ओजोन परत का एक कार्य यह भी है कि वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनका अवशोषण ओजोन परत में ही कर लेता है, और वो पृथ्वी पर आकर मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है।
लेकिन ये ओजोन परत है जो नष्ट हुई है। और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण आप देख रहे हो लगातार दूषित हो रहा है, जिसमें वायु में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें और जल का दूषित होना इत्यादि बातें हैं। भूमि निम्नीकरण, और भूमि भी दूषित हो रही है, भूमि का भी कटाव हो रहा है, भूमि भी है जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से ये संसाधनों का ह्रास लगातार मानव जाति ने किया है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। इसलिए ये जो संसाधन है वो सब संपूर्ण समाज को प्राप्त हो और इनका न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इसी प्रकार से व्यक्ति इन संसाधनों का दुरुपयोग करता रहा तो कम समय में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य है जो इन संसाधनों के अभाव में अपना जीवन बड़ी मुश्किल से जी पाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। तो संसाधनों का उपयोग सही ढंग से हम करेंगे, योजना बनाकर हम करेंगे तो संसाधन संपूर्ण मानव जाति के लिए मौजूद रहेंगे। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। इसलिए जो ये संसाधन है उनका अस्तित्व है। सतत अस्तित्व का मतलब है कि ये हमेशा मौजूद रहें, लगातार हमको मिलते रहें। और सतत पोषणीय विकास मनुष्य जाति का हो। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है, यहाँ पर संक्षिप्त में बताया है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। विकास तो होना चाहिए, आर्थिक विकास तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे और वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है। और आने वाली भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनका भी हमारे को ख्याल रखना है कि उनके लिए भी संसाधन बने रहें और संसाधन नष्ट न हों। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं कि विकास भी होता रहे, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन मौजूद रहें। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मनुष्य जाति ने रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किया और एक जगह बैठकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मनुष्य जाति संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करे कि सतत पोषणीय विकास हो और व्यक्ति को सभी संसाधन मिलते रहें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। 100 देशों की राष्ट्रों के अध्यक्ष एक जगह इकट्ठे हुए कि किस प्रकार से सतत पोषणीय विकास संभव है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि सतत विकास भी जरूरी है, इसके लिए हमको पर्यावरण संरक्षण भी करना होगा, सामाजिक आर्थिक विकास भी करना होगा। दोनों क्रियाएं, दोनों कार्य साथ साथ चलते रहें। विकास के साथ ही पर्यावरण का भी संरक्षण हमको करना है। मनुष्य जाति को इस बात का भी ख्याल रखना है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। और इस विकास के मार्ग में यदि हम पर्यावरण को नुकसान करेंगे तो पर्यावरणीय असंतुलन स्थिति में मनुष्य जाति है जो गर्त में चली जाएगी और ये विकास है जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार से चर्चा इसमें हुई। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय
वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करी। तो सब लोगों ने चर्चा की और चर्चा के बाद में यह घोषणा की कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हमको करना है, पर्यावरण को भी हमको बचाना है। इसके लिए हमको सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना होगा और इसके लिए एक घोषणा की गई जिसको बोलते हैं एजेंडा 21, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 में क्या दिया है इसकी चर्चा हम यहाँ पर देखते हैं। यह एक घोषणा है, सारे राष्ट्राध्यक्षों ने घोषणा की जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसको स्वीकार किया, जिसको एजेंडा 21 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। और इसमें क्या घोषणा की गई कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हम भविष्य में हमारी पृथ्वी का करेंगे। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबों और रोगों से निपटना है। ये घोषणा की गई कि सब दुनिया के लोग और दुनिया के देश मिलजुल कर कार्य करेंगे। विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और गरीबों का ध्यान रखेंगे और रोगों से निपटने का प्रयास करेंगे। दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है जो मानव को काल का ग्रास बना रही है, तो उससे बचाने के लिए हम हैं जो मिलकर प्रयास करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे और रोगों से निपटेंगे। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, स्थानीय संस्थाएं भी अपना एजेंडा बनाएं जिसको नाम दे एजेंडा 21, और किस प्रकार से मनुष्य जाति का विकास करना है और पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और किस प्रकार से गरीबी को दूर करना है और रोगों को मिटाना है। ये सारा अपना जो एजेंडा 21 है उसमें इन बातों का निर्धारण हो और ये बातें सुनिश्चित हो कि किस प्रकार से मनुष्य का विकास किया जा सकता है। तो अब हम इस बात को समझ गए हैं कि सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का क्या आवश्यक है, नियोजन आवश्यक है। नियोजन के बिना यदि हम अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का प्रयोग करते रहे तो एक निश्चित समय में ये सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे और इन अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग करने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा, जो कि पर्यावरण संतुलन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए संसाधनों का क्या करना है, नियोजन करना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, अर्थात कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में, खूब मात्रा में है, आवश्यकता से भी ज़्यादा मात्रा में है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। और कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ संसाधनों की क्या है, कमी है, परंतु दूसरे के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ संसाधन प्रयुक्त मात्रा में हैं और पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन बहुत कम है या है ही नहीं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल प्रयुक्त मात्रा में है, अर्थात प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में है, जबकि खनिज है जो कहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन
वहाँ कई साधनों के अभाव में वहाँ पर विकास कम हुआ है। वैसे ही जैसे राजस्थान का भी उदाहरण दिया है कि राजस्थान के अंदर पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुतायत में है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। यहाँ सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन राजस्थान में जल का अभाव है, जल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कोई संसाधन प्रयुक्त मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कई संसाधनों की अनेक राज्यों में कमी भी है। तो इन संसाधनों का यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए, नियोजित उपयोग किया जाए, तो देश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। इसी प्रकार से लद्दाख में जो शीत मरुस्थल है, उसके कारण आज भी लद्दाख का विकास नहीं हो पाया है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि संसाधनों का यदि नियोजित उपयोग हो तो संपूर्ण देश का विकास हो सकता है, क्योंकि कोई संसाधन किसी राज्य में प्रचुर मात्रा में है और कोई साधन है जो प्रचुर मात्रा में नहीं है। इसलिए संसाधनों का नियोजित विकास करके देश का विकास हमको करना है। इस बात का ख्याल हमको रखना होगा। आज की क्लास आपकी पूरी होती है। जय हिंद।